नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर साथियों आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने इस वीडियो को पसंद किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि वसीयत को चुनौती कैसे दी जाती है और वसीयत को कौन चुनौती दे सकता है। दूसरे नंबर पर हम यहीं पर जानेंगे कि वे आधार जिन पर वसीयत को चुनौती दी जा सकती है और तीसरे नंबर पर हम जानेंगे कि वसीयत को चुनौती कैसे दें और इसके पालन करने के लिए महत्वपूर्ण क्या कदम उठाया जाए। जानिए कौन सी वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वसीयत को कैसे आप कोर्ट के माध्यम से चुनौती दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाऊंगा जहां पर मैंने ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है ताकि विस्तार से आपको समझाया जा सके और हर एक बात के पहलू को आप नजरअंदाज ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर आप बने रहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि वसीयत को इस प्रकार से चुनौती कोर्ट के माध्यम से दी जा सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप यानी कि कंप्यूटर की ओर। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि वसीयत को कैसे चुनौती दी जा सकती है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो वसीयत को चुनौती दे सकता है और वसीयत को चुनौती देने के लिए कोर्ट के अंदर किन किन नियमों का पालन करना होगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं और हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर। सबसे पहले जानेंगे कि वसीयत को चुनौती कैसे दें और बाद में जानेंगे कि वसीयत कौन चुनौती दे सकता है और वे कौन कौन से आधार हैं जिनसे वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। वसीयत को चुनौती कैसे दें और पालन करने के लिए महत्वपूर्ण कदम कौन सा उठाया जाए। जानिए इस वसीयत को चुनौती कौन दे सकता है, यानी कि इस पूरे टाइटल के आधार पर हम आज जानेंगे कि वसीयत को चुनौती कैसे दी जा सकती है। तो चलिए विस्तार से जानकारी करते हैं। वसीयत को चुनौती कौन दे सकता है, पहला टॉपिक, यानी कि इसी पर ही हम बात करेंगे कि वसीयत को चुनौती कौन दे सकता है। यदि आपको संदेह है कि वसीयत धोखाधड़ी या अमान्य है, आपको अगर इस बात का संदेह हो जाता है तो आप वसीयत को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए पहले आपको उन आधारों को जानना चाहिए जिन पर आप वसीयत का विरोध कर सकते हैं। और वसीयत को चुनौती देने के बारे में कैसे जाना जाए। आम तौर पर देखा जाता है कि परिवार का मुखिया हमेशा वसीयत यानी तैयार करने के बारे में सोचता है और यह व्यक्ति के चले जाने के बाद यानी कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवार के सदस्यों में यानी कि किसी भी विवाद को रोकने के लिए किया जाता है। यानी संपत्ति के अंदर जो विरासत होती है, यह एक कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति है और जिसमें कानूनी उत्तराधिकार के द्वारा संपत्ति विरासत के संबंध में सभी यानी कि विवरण शामिल होते हैं। इसमें शेयरों और संपत्ति का विभाजन भी शामिल होता है। यानी कि इसे वैध कानूनी दस्तावेज बनाने के लिए भारतीय पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण होना यानी कि आवश्यक होता है और वसीयतकर्ता की वसीयत की मृत्यु के बाद परिवार का कोई भी सदस्य अदालत में वसीयत का प्रोबेट प्राप्त कर सकता है। यह वसीयत का प्रमाणित प्रति है और यानी कि अदालत तब उत्तराधिकार को संपत्ति मांगती है और यदि कोई मौजूद नहीं है तो वसीयत प्रभावी हो जाती है। यानी कि यदि जो दस्तावेज पंजीकृत नहीं है तो यह आप वसीयत को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि वसीयत को चुनौती देना आसान नहीं है। हालांकि यदि आपके पास आवश्यक यानी कि सहायक दस्तावेज और वैध यानी कि कारण है तो आप वसीयत को चुनौती दे सकने के लिए अपने पक्ष का मामला यानी प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ ऐसे आधार हैं जिन पर आप वसीयत को चुनौती दी जा सकती है और इसे के पूर्ण रूप से अमान्य भी किया जा सकता है। इस प्रकार की जो वसीयत होती है, वे वसीयत के आधार
यानी कि वे आधार जिन पर आप वसीयत को चुनौती दे सकते हैं, कुछ आधार है जिनके बारे में वसीयत को चुनौती यानी कि ये दी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं वे कौन से आधार हैं जिनके आधार पर किसी भी वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। साथियों, नंबर 1, नियत निष्पादन अभाव, यानी कि वसीयत का वैध होने के लिए इसमें कानून के द्वारा आवश्यक सभी महत्वपूर्ण घटक शामिल होने चाहिए। पहली बात यह है कि एक लिखित रूप में होना चाहिए और यह भी दिनांकित होना चाहिए कि यदि आपकी जो तारीख के साथ एक नई वसीयत यानी कि जो पुरानी बातिल और शून्य होगी। नंबर 2, वसीयत की अक्षमता। वसीयत बनाने के लिए कानून के अनुसार 18 वर्ष और इससे अधिक आयु होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पास वसीयतनामा यानी कि अक्षमता, आप वसीयतनामा अक्षमता की कमी के आधार पर ही वसीयत को चुनौती दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वसीयत बनाने वाला जो व्यक्ति है वसीयत बनाने और हस्ताक्षर करने के परिणामों से अनजान था और ऐसे में आपका यह साबित करना होगा कि वसीयत बनाते समय वसीयतकर्ता को मानसिक रूप का यानी स्वास्थ्य उसका सही नहीं था, यानी कि उस व्यक्ति को मिर्गी का दौरा उठता था या इस प्रकार की बात आपको साबित करनी होती है। अनुचित प्रभाव, आप वसीयत को चुनौती दे सकते हैं यदि किसी तीसरे पक्ष ने वसीयतकर्ता की वसीयत पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रभावित या मजबूर किया हो। और जालसाजी, यदि आप यह साबित कर सकते हैं कि वसीयत जालसाजी है, वसीयतकर्ता या वसीयतकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, तो धोखाधड़ी और हस्तांतरित है और आप इसे अदालत में चुनौती दे सकते हैं। धोखाधड़ी में किसी भी मामले को आसानी से अदालत में चुनौती दी जा सकती है। और अनुमोदन का अभाव, यानी कि अनुमोदन के अभाव का अर्थ ये होता है कि वसीयतकर्ता अस्पष्ट था और वसीयत की सामग्री को नहीं समझा था और उन्होंने इसी पर हस्ताक्षर किए और वसीयत को चुनौती देने के लिए एक वैध आधार है। और पर्याप्त गवाहों की कमी, यानी वसीयत को कानूनी रूप से वैध होने के लिए इसे 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र यानी कि 2 गवाह की उपस्थिति में हस्तांतरित किया जाना चाहिए। ये गवाह संपत्ति के कानूनी उत्तराधिकार नहीं हो सकते। कानूनी उत्तराधिकार के द्वारा दावा, यानी कि अगर परिवार का किसी भी सदस्य को लगता है कि वसीयत में उसके लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है तो यह वसीयत को चुनौती दे सकता है। अब बात करते हैं कि वसीयत को चुनौती देने का जो नियम है, पालन है, वह किस तरीके से आप अदालत में जा सकते हैं। कई मामलों में ऐसा होता है कि एक पिता के कई पुत्र होते हैं और एक पुत्र धोखे से जाकर वसीयत करवा लेता है, लेकिन उस वसीयत में कुछ ना कुछ खामी रह जाती है और जो दूसरे उसके लड़के होते हैं वो इस बात से चिंतित हो जाते हैं, लेकिन वो वसीयत को कैसे अवैध ठहराएं, इसके लिए आपको न्यायालय में जाना होगा। न्यायालय में किस प्रकार की आपको प्रक्रिया यानी कि महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा, चलिए वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं। यानी कि वसीयत को चुनौती दें, यानी कि आप मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा मामला है तो आप वसीयत को चुनौती कैसे दें और पालन करने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम है आप इस प्रकार से उठा सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं कि वसीयत को कैसे चुनौती दी जाती है तो आगे की प्रक्रिया में मैंने इसे विस्तार से बताया है। नंबर 1, मुकदमा दायर करें। अगर आपको लगता है कि किसी ने उस वसीयत को फर्जी तरीके से करवा लिया है या उसके गवाह फर्जी हैं या फिर उस व्यक्ति के दिमागी संतुलन ठीक नहीं था या फिर उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी नहीं थी कि तेरा ये पुत्र धोखे से किसी कागज पर साइन करवा रहा है और वो वसीयत अपने नाम करवा लेता है, तो सबसे पहले आपको जाना होगा
पहला चरण क्या होता है कि मुकदमा दायर करें। यदि आपको वसीयत की चुनौती देने का फैसला किया है तो आपको पहले अदालत में मामला दर्ज करना होगा और दस्तावेज पंजीकरण संबंधित सभी मामलों के पंजीकरण यानी कि अधिनियम की धारा 18 के तहत वाद दायर किया जाता है। चरण नंबर 2, वकालतनामा जारी करें। एक बार एक आप मामला दर्ज कर सकते हैं एक वकालतनामे पर, तो आपको वकालतनामा जारी करने की आवश्यकता होती है। इसे एक वकील के अदालत में अपना मामला पेश करने का अधिकार देने का दस्तावेज माना जाता है जो वकालतनामा होता है। और तीसरा स्टेप यानी कोर्ट फीस भुगतान करें। अब आपको आवश्यक कोर्ट फीस भुगतान करना होगा। और नंबर 4 यानी कि मामले की जो कार्रवाई है, अदालत के मामले को स्वीकार किए जाने के बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी और अदालत पहले विरोधी पक्ष को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी करेगी और कार्रवाई के दौरान चुनौती देने वाले को यह साबित करना होगा या तो वसीयत अभिप्रेत नहीं थी या फिर अमान्य थी। एक मजबूत कारण प्रस्तुत करना होगा यानी जिस व्यक्ति ने उस फर्जी तरीके से वसीयत को लिया है। नंबर 5, सहायक दस्तावेज यानी कि दाखिल करें। प्रक्रिया के दौरान अदालत में आपसे आपके मामले के समर्थन करने वाले दस्तावेज करने के लिए कहेगी और प्रस्तुत करने के बाद सुनवाई यानी कि प्रक्रिया का पालन करें। यदि मामला आपके पक्ष में है तो वसीयत पूरी तरह से या इसके कुछ हिस्से को अमान्य करार दिया जाएगा। आगे निर्वसीयता यानी कि कानून को लेकर संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। यदि आपको वसीयत से कोई समस्या है तो तुरंत मामला दर्ज करने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि ये एक बार वसीयत निष्पादन हो जाने के बाद आपको और अधिक परेशानियों का सामना यानी कि करना पड़ सकता है। अब जानिए कि कौन वसीयत को चुनौती यानी कि दे सकता है। अब यहाँ पर निचोड़ वाली बात आती है कि आखिर वसीयत को चुनौती कौन दे सकता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तुमसे पहले एक इच्छा प्रयुक्ता यानी कि जो विशिष्ट आवश्यकताओं को जानना आवश्यक होता है जिन्हें आपको पूरा किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण में से एक कानूनी स्थिति यह है कि इसका मतलब यह है कि आप वसीयत को चुनौती देने के योग्य हैं या नहीं। वसीयत को अपने नाम वाले और जो लाभार्थी नहीं है लेकिन लाभार्थी बन सकते हैं, यदि उनके पक्ष के निर्णय पारित किया जाता है तो उन्हें वसीयत का विरोध करने का अधिकार है। इसीलिए यदि आप कानूनी स्थिति को पूरा करते हैं तो आप वसीयत का विरोध भी कर सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों की सूची दी गई है जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उन लोगों की सूची दी गई है जो वसीयत को चुनौती दे सकते हैं। वारिस, जो लोग मृतक की संपत्ति के वारिस करते हैं उन्हें वारिस के रूप में नामित किया जाता है। ये है मुख्य लाभार्थी यानी कि वारिस में बच्चे, पति पत्नी, दादा दादी, भाई बहन और माता पिता शामिल है। उत्तराधिकार वसीयत का जो विरोध कर सकते हैं यदि उन्हें अनुपातिक हिस्सा नहीं मिलता है तो विरासत से हटा दिया जाता है। वे कानून के रूप में वसीयत को चुनौती दे सकते हैं क्योंकि वे प्रमुख लाभार्थी हैं और उन्हें कानून के अनुसार संपत्ति का हिस्सा प्राप्त होता है। नंबर 2 यानी कि वयस्क। वयस्क कौन? अवयस्क जो वसीयत नहीं कर सकते क्योंकि कानूनी कार्रवाई करने की आयु 18 वर्ष है और इसलिए नाबालिग के अधिकार दांव पर है और अभिभावक यानी कि माता पिता उसकी ओर मुकदमा शुरू कर सकते हैं। नंबर 5 लाभार्थी यानी कि जो उसके लाभार्थी हैं। लाभार्थी कौन होता है? इन व्यक्तियों में वसीयत को नामित किया जाता है और इससे संपत्ति का हिस्सा मिलेगा। इससे जीवित बच्चे, पति पत्नी, दादा दादी, नानी पोते आदि शामिल होते हैं और वसीयत में वसीयतकर्ता का विश्वास, समुदाय, दोस्त और धन, विश्वविद्यालयों आदि को भी शामिल कर सकता है। इन लाभार्थियों का वसीयत में जो चुनौती देने का यानी कि पूरा अधिकार होता है।
तो इस प्रकार से आप किसी भी वसीयत को चुनौती दे सकते हैं न्यायालय के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप नए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा।